गुड इवनिंग क्लास। वेलकम है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट मंत्रा में। ग्रेट मंत्रा यहाँ पर आपके लिए लेकर आया है यूपी टेट, रीट, सुपर टेट, इन सारे जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हैं इन सभी का कोर्स। ग्रेट मंत्रा आपके लिए अच्छी फैकल्टीज़ की व्यवस्था कर रहा है, लेकिन अगर वो आपको कोई भी चीज़ें नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है, जैसे कुछ शिक्षक अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे लाने का, तो तब तक के लिए आपको इस चैनल पे जो मिल रहा है आप उसे गेन कीजिए। जो मिल रहा है आप उसको अच्छे से देखिए, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। तो इसी के संदर्भ में मैं आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो हमारा विषय है बाल विकास है, जो CDP है, मैं उसे पढ़ाने के लिए आपको यहाँ आई हूँ। देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा में ये जो बाल विकास विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कैसे रखता है? जो हमारा एग्ज़ाम होता है इसमें क्या है, इसमें जो बाल विकास विषय है इससे हम बहुत ही अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। और सिर्फ स्कोर के लिए नहीं, जो बाल विकास है ये हमें जो बालक हैं, बालकों की जो मानसिक शक्ति होती है, जो बालक होते हैं उनका विकास किस किस प्रकार से होता है उनको समझने में जो बाल विकास है ये हमारी मदद करता है। आगे जाकर हमें क्या करना है, आगे जाके हम शिक्षक बनेंगे। शिक्षक बन के हमें क्या करना है, किससे पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है। तो बच्चों को समझने के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जो बाल विकास विषय है ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल की वीडियो में हमने क्या देखा था? कल की वीडियो में हमने देखा था कि जो किशोरावस्था एडोलसेंस एज है इसको कहाँ से लिया गया है। एडोलसेंस जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, किस शब्द से बना है, इसका अर्थ क्या होता है। हमने किशोरावस्था के बारे में जाना था कि किशोरावस्था का जो समय काल है वो क्या होता है, किशोरावस्था की उप अवस्थाएँ कौन कौन सी होती हैं। कि मैंने बताया था कि किशोरावस्था की 2 सब स्टेजेस होती हैं, एक पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। हमने उनका समय काल देखा था, हमने किशोरावस्था की विशेषताएं देखी थी। किशोरावस्था में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं कि जिनके कारण उसे जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था कहा जाता है। देखिए, आपने सुना होगा कि आपके जो बड़े बुज़ुर्ग होंगे, बुज़ुर्ग लोग क्या कहते हैं कि हमारे समय में ऐसा हुआ करता था, हम अपने समय में ऐसे हुआ करते थे, हम अपने ज़माने में ये काम किया करते थे। तो वो किस ज़माने की बात कर रहे होते हैं? वो इस ज़माने की बात कर रहे होते हैं, मतलब अपने किशोर होने की, अपने किशोरावस्था की बात कर रहे होते हैं। तो कल हमने किशोरावस्था का अध्ययन किया था, आज हम किशोरावस्था का एक और पार्ट देखेंगे, एक और टॉपिक देखेंगे, किशोरावस्था के अन्य नाम। मतलब जो किशोरावस्था है इसे हम और किन किन नामों से जानते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको किशोरावस्था ही लिखा मिले क्वेश्चन में। एग्ज़ाम में आपको उसके और भी कई नाम देखने को मिल सकते हैं। अब जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि ये नाम जो है वो किशोरावस्था का है, तो तब तक आप कुछ कर पाएंगे उस क्वेश्चन में? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें जो सारी स्टेजेस हैं, मैंने सारी स्टेजेस के आपको दूसरे नाम बताए हैं, तो उसी प्रकार से किशोरावस्था के अन्य नाम हम अभी देखेंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, हमारे आज का टॉपिक है किशोरावस्था के अन्य नाम। मतलब किशोरावस्था को हम और किन किन नामों से जानते हैं। जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने और इसे किस किस नाम से बुलाया है। तो फर्स्ट है आपका नया जन्म का काल। देखिए, नया जन्म का जो काल है ये क्यों कहा जाता है? इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बच्चा दोबारा जन्म ले रहा है, दोबारा नवजात शिशु है उसका नया जन्म हो रहा है, नहीं। यहाँ पर यह है कि उसके जो विचारों का, वो जो बच्चा था वो बाल्यावस्था तक क्या था, बाल्यावस्था तक वो अपने माता पिता का कहना मानता था। माता पिता उससे जो कहते थे वो करता था आराम से, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही वही बालक जब किशोर बन जाता है, जब किशोरावस्था में आ जाता है, तब क्या होता है, उसके माता पिता और उसके विचारों के बीच में मतभेद होता है। क्यों होता है? क्योंकि माता पिता के विचार अलग होते हैं और जो बालक है, जो किशोर है, उसके विचार अलग होते हैं। तो बालक ये चाहता है, बालक ये कोशिश करता है कि मैं अपने माता पिता के विचारों को अपनी तरह कर लूँ। तो बालक के अंदर नए विचार आए ना, बालक के अंदर नए विचारों का जन्म हुआ, बालक के अंदर ऐसे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो किशोरावस्था है इसे हम नया जन्म का काल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था। देखिए, कल हमने बताया था कि जो संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था हम किशोरावस्था को कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये भी हमने देखा था। आज फिर हम रिपीट करते हैं कि ये जो
किशोरावस्था, इसे हम संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था क्यों कहते हैं? देखिए अभी हमने देखा ना कि जो विचार हैं माता पिता के और बच्चे के वो अलग अलग होते हैं, तो इन विचारों को वो एक साथ एक जैसा करने के लिए वो क्या करता है बच्चा। अगर जैसे बच्चा है, बालक है, उसे पार्टी में जाना है, उसके माता पिता ने उससे मना कर दिया कि नहीं बेटा आज तुम्हें पार्टी में नहीं जाना है, लेकिन वो क्या करेगा, किस प्रकार से संघर्ष करेगा, वो जाएगा। मतलब जो माता पिता ने कहा है उस आज्ञा का पालन ना करके वो अपने मन की करेगा, तो ये होता है संघर्ष, विचारों का संघर्ष। और तनाव, तनाव की अवस्था क्यों कहते हैं? जब बच्चा संघर्ष करता है तो उसके अंदर जो विचारों को एक जैसा करने की जो चल रहा होता है, उसके अंदर स्ट्रगल चल रही होती है, तो ये उसे क्या स्ट्रेस देता है। स्ट्रेस के साथ साथ उसके जीवन में तूफान भी आता है। किस प्रकार का तूफान आता है कि कहीं पर वो सफल होता है, कहीं पर वो असफल होता है, कहीं पे निराश होता है। इसी संघर्ष को लेकर उसके जीवन में तनाव और तूफान दोनों चीज़ें आ जाती हैं। अब देखिए संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था किसने कहा है? जो स्टेनले हॉल हैं हमारे मनोवैज्ञानिक, किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था स्टेनले हॉल ने कहा है। अब देखिए स्टेनले हॉल कौन है? स्टेनले हॉल एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने किशोरावस्था का अध्ययन किया है। तो किशोरावस्था का अध्ययन करने के कारण इन्होंने क्या निष्कर्ष दिया? इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था कहा जाता है। अब देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और निकलता है, जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया कि 3S की अवस्था किसे कहते हैं। 3S का मतलब क्या है? एक आपका एस है यहाँ संघर्ष का मतलब स्ट्रगल का एक एस, तनाव मतलब स्ट्रेस का एक एस, और तूफान मतलब स्टॉर्म का एक एस। ये 3S मिलकर क्या बनाते हैं? 3S की अवस्था। तो इसीलिए किशोरावस्था को 3S की अवस्था है, 3S की अवस्था भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 3S वाली अवस्था किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को। अब देखिए अगर आपको याद नहीं रहता है कि जो किशोरावस्था है इसका अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है, तो इसके अंदर एक और एस आप जोड़ लीजिए। एक और एस का मतलब स्टेनले हॉल। नेक्स्ट, संक्रमण की अवस्था। अब देखिए संक्रमण की अवस्था क्यों कहा गया है? पहले ही हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि जो पूर्व किशोरावस्था है, प्री एडोलसेंस एज है, इसमें जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था का संक्रमण देखा जाता है, मतलब बाल्यावस्था का असर देखा जाता है। पहले हम पढ़ चुके हैं ना कि पिछली अवस्था का अगली अवस्था पे आरोपण होता है। आरोपण का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ रखी है, उसके ऊपर हमने दूसरी चीज़ ले जाके रख दी, तो इसीलिए इसे संक्रमण की अवस्था कहा जाता है। क्योंकि किशोरावस्था की स्टार्टिंग में, किशोरावस्था के प्रारंभ में बाल्यावस्था के कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। बाल्यावस्था की तरह ही इसमें विकास होता है। स्टार्टिंग में बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं वो हमें किशोरावस्था के प्रारंभ में देखने को मिलती है, तो इसीलिए इसे संक्रमण की अवस्था कहा गया है। नेक्स्ट, विशिष्टता की खोज का समय। अब देखिए विशिष्टता, विशिष्ट मतलब क्या है? विशिष्ट, और इसमें ता प्रत्यय लग गया है, तो विशिष्टता मतलब एक महत्वपूर्ण चीज़। विशिष्टता की खोज का समय मतलब जो बालक है, जो किशोर है, वो इस एज में क्या करता है, आगे इस एज में आकर वो महत्वपूर्ण चीज़ों की खोज में लग जाता है। उसकी जो ये एज है, ये विशिष्टता की खोज का समय माना गया है कि अगर जो बच्चा है उसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है जो विशिष्ट है, दूसरे बच्चों से अलग है, तो वो खोज का समय जो है वो किशोरावस्था ही है। इस एज में आकर बच्चा नई नई चीज़ों की खोज करता है, तो इसीलिए कहा गया जो किशोरावस्था है वो विशिष्टता की खोज का समय है। नेक्स्ट, आकस्मिक विकास की आयु। देखिए आकस्मिक विकास की आयु से इसलिए कहा गया है क्योंकि किशोरावस्था में जो बालक है वो उसके अंदर अचानक से विकास हो जाता है। बाकी सारी अवस्थाओं में क्या था कि विकास हमें देखने को मिलता है कि किस गति से चल रहा है, हमने अध्ययन किया था, लेकिन किशोरावस्था में क्या था? आकस्मिक विकास मतलब अचानक से विकास हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है कभी बच्चा इतना छोटा होता है, फिर उसके बाद जैसे खासतौर से ये लक्षण लड़कों में देखे जाते हैं कि लड़कों की जो लंबाई वगैरह है तो वो एकदम से बढ़ जाती है,
तो इसीलिए कहा गया कि आकस्मिक विकास की जो आयु है वो किशोरावस्था है। नेक्स्ट, जीवन का स्वर्णकाल मतलब गोल्डन एज। गोल्डन एज, जीवन का स्वर्णकाल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये शब्द जो है, ये नाम जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिला है, आगे भी देखने को मिल सकता है, तो इसीलिए हमें ये नाम तो बहुत ही ज़्यादा याद रखना है। तो जीवन का स्वर्णकाल, गोल्डन एज किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। अब देखिए, किशोरावस्था को गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? किशोरावस्था को गोल्डन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें इसमें सारे अनुभव देखने को मिलते हैं। हम इसमें संघर्ष भी करते हैं, हमारे जीवन में तनाव भी आता है, हमारे जीवन में तूफान भी आता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस काल को जो है वो जीवन का स्वर्ण काल कहते हैं। क्योंकि देखिए, आगे जाकर लोग क्या करते हैं, अभी मैंने बताया ना कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो सबसे ज़्यादा अपनी जवानी के किस्से सुनाते हैं, अपनी किशोरावस्था के किस्से सुनाते हैं। तो ये ऐसी एज है, इसमें जो भी हमें एक्सपीरियंस मिलता है ना, तो वो हमें संपूर्ण जीवन याद रहता है। तो इसीलिए इसे जीवन का स्वर्ण काल मतलब गोल्डन एज कहा जाता है। नेक्स्ट, दिवा स्वप्न की अवस्था। देखिए, दिवा स्वप्न का मतलब यह है दिन में सपने देखना। दिवा स्वप्न का अर्थ है दिन में सपने देखना। अब दिवा स्वप्न की अवस्था किशोरावस्था को क्यों कहा जाता है? अब जो भी किशोर होंगे, किशोरियाँ होंगे, वो सब इस बात को समझ रहे होंगे कि किशोरावस्था को दिवा स्वप्न की अवस्था क्यों कहा गया। क्योंकि इसमें, इस अवस्था में बालक जो है, बालिकाएं जो हैं वो क्या करती हैं? खुली आंखों से सपने देखती हैं, दिन में सपने देखती हैं। तो इसीलिए इसे दिवा स्वप्न की अवस्था कहा गया है। बैठे कहीं होंगे, बैठे बैठे ही पहुंच गए हैं कि हाँ हम वहाँ घूमने जा रहे हैं, बैठे बैठे अपने ख्यालों में ही कुछ भी कर रहे होते हैं, इसीलिए इसे दिवा स्वप्न की अवस्था कहा गया है। नेक्स्ट, बसंत काल। अब देखिए, जैसे कि जीवन का स्वर्ण काल हमने कहा था कि इस एज में हम सारे एक्सपीरियंस जो हैं, सारे एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से देखते हुए उन एक्सपीरियंस को अपने आगे प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में इन एक्सपीरियंस को याद करते हैं, तो इसीलिए स्वर्ण काल कहा जाता है। अब बसंत काल क्यों कहा जाता है? देखिए, मतलब वही है कि बसंत काल भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हमें हर प्रकार का अनुभव मिलता है। दुख का अनुभव, सुख का अनुभव, अपने कैरियर बनाने का अनुभव, बहुत सारे अनुभव हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो बसंत काल में क्या होता है? बसंत काल में सारी ऋतुएं जो हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं। मतलब बसंत काल ऐसा होता है कि जिस काल में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। तो ऐसे ही किशोरावस्था जो है, किशोरावस्था में क्या होता है? किशोरावस्था में जो बालक है वो हर चीज़ को आनंद लेने की कोशिश करता है, हर चीज़ में। तो इसीलिए इसे वसंत काल की अवस्था कहा गया है, मतलब किशोरावस्था को वसंत काल भी कहा गया है। नेक्स्ट आपका है अमूर्त चिंतन की अवस्था। अब देखिए, अमूर्त चिंतन और मूर्त चिंतन क्या होता है? अमूर्त चिंतन की अवस्था क्यों कहा गया है? जैसे कि अभी हमने देखा ना कि दिवा स्वप्न की अवस्था, दिन में सपने देख रहे हैं, ऐसे अमूर्त चिंतन मतलब, अमूर्त मतलब कि कोई चीज़ हमारे सामने है नहीं, अप्रत्यक्ष है, लेकिन हम उस पर चिंतन कर रहे हैं। अमूर्त चिंतन मतलब ये है कि जो चीज़ हमारे सामने है ही नहीं, हम उस पर चिंतन कर रहे हैं, हम उस पर सोच विचार कर रहे हैं। तो ये जो अमूर्त चिंतन है, ये हम किशोरावस्था में ही करते हैं कि हम बहुत आगे की सोच रहे हैं, जो चीज़ हमारे सामने ही नहीं है हम वहाँ की सोच रहे हैं, वहाँ पर विचार कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका उलझन की अवस्था। उलझन की अवस्था क्यों कहा गया? उलझन की अवस्था भी इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें, इस एज में जो किशोर है वो बहुत ही उलझन में रहता है कि मैं कौन सी बात को सही बताऊं, कौन सी बात को सही नहीं मानूं, मेरे माता पिता जो कह रहे हैं वो सही है या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। समाज के अकॉर्डिंग अगर वो सोचता है तो उसे अपनी बातें गलत लगती है, लेकिन अगर वो अपने अकॉर्डिंग सोचता है, अगर अपनी एज ग्रुप के लोगों से मिलता है तो उससे क्या लगता है कि नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर, इन कुछ चीज़ों को लेकर वो उलझन में रहता है। तो इसीलिए किशोरावस्था को उलझन की अवस्था भी कहते हैं। कि यहाँ पे हमने किशोरावस्था के बहुत सारे नाम देखे, इनमें से कोई भी नाम अगर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है तो मुझे पता है कि आप वो क्वेश्चन रॉन्ग करके नहीं आएंगे। लेकिन अगर ये चीज़ हमने यहाँ पर नहीं पढ़ी होती तो हमें पता ही नहीं होता कि वसंत काल किसे कहते हैं, जीवन का स्वर्ण काल किसे कहते हैं, गोल्डन एज हम किसे कहते हैं। अगर हमने किशोरावस्था के जो अन्य नाम हैं और किन किन नामों से हम किशोरावस्था को जानते हैं हमने नहीं पढ़े होते तो क्या हम क्वेश्चन कर पाते? नहीं कर पाते। तो ये जो किशोरावस्था के जितने भी सारे नाम हैं, ये सारे नाम आपको कॉपी में नोट करके रखने हैं।
नोट्स आप बनाते रहिएगा। मैं पहले भी कहते जा रही हूँ कि आप अपने प्रॉपर नोट्स तैयार करते रहिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको पीछे जा के बार बार वीडियोस नहीं देखनी पड़े। आपको बस अपने नोट्स उठाने हैं, अपना रिवीजन करना है, बस उसके बाद जाकर आपको एग्ज़ाम देना है। देखिए एग्ज़ाम में आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, वो आपका जो कोर्स है वो पूरा कोर्स यही है। मैं आपका पूरा कोर्स लेके चल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हाँ इससे बाहर आपको कुछ देखने को मिलेगा। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, वो आपको इसी कोर्स से, जो मैंने सिलेबस बताया था उसी सिलेबस से देखने को मिलेंगे। एक आध क्वेश्चन जो है वो बाहर से आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन तो पीएनपी कहीं से भी दे देती है। पीएनपी नहीं, इसी एग्ज़ाम में नहीं, एक दो क्वेश्चन तो वो कहीं से भी आ जाता है। लेकिन उसके अलावा बाकी सारा जो एग्ज़ाम है वो आपको इसी सिलेबस से देखने को मिलेगा। सिलेबस के बाहर नहीं जाना है, ज़्यादा इधर उधर की बातों में नहीं पढ़ना है, जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग चलिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, शारीरिक विकास, मतलब किशोरावस्था पढ़ रहे हैं हम। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, किशोरावस्था में शारीरिक विकास। की किशोरावस्था में शारीरिक विकास, जो बालक का शारीरिक विकास है वो कैसे होता है। देखिए हमने पढ़ा है ना कि शारीरिक विकास जो है वो मात्रात्मक होता है, क्वांटिटेटिव होता है। तो शारीरिक विकास में हम क्या क्या पढ़ते हैं, बालक की लंबाई, भार, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, इन सारी चीज़ों का अध्ययन जो है वो हम शारीरिक विकास में करते हैं। अब देखिए शारीरिक विकास में फर्स्ट बिंदु क्या है हमारा, वो है लंबाई। कि जो बालक है, बालक की लंबाई किशोरावस्था में कितनी हो जाती है। देखिए जो लंबाई है, बालक की लंबाई किशोरावस्था में 161.8 सेंटीमीटर हो जाती है। 161.8 सेंटीमीटर ये जो है, ये आपके मेल की, मतलब पुरुष की, मतलब बालकों की लंबाई है। बालिकाओं की लंबाई, देखिए हमने देखा था ना कि शैशवावस्था में क्या था, शैशवावस्था में जो बालक है, बालक और बालिकाओं की लंबाई में, भार में अंतर पाया गया, बहुत छोटा मोटा अंतर पाया गया। लेकिन बालकों की जो लंबाई, बालकों का जो भार था वो बालिकाओं से ज़्यादा था। फिर वहीं आगे हमने क्या देखा, बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में हमने देखा कि बालकों का भार और बालिकाओं की भार और लंबाई में क्या हुआ, वहाँ भी अंतर मिला हमें। लेकिन वहाँ कैसे अंतर मिला, वहाँ बालिकाओं की लंबाई और बालिकाओं का भार ज़्यादा हो गया बालकों से। फिर यहाँ किशोरावस्था में आके फिर से शैशवावस्था वाली कंडीशन अप्लाई हुई। यहाँ क्या हुआ, किशोरावस्था में आकर फिर से जो बालक हैं, बालिकाओं की अपेक्षा वो उनकी जो लंबाई है, उनका जो भार है वो बालकों से कम हो गया। बालिकाओं का जो भार है, जो लंबाई है, वो बालकों से कम हो गया, मतलब बालकों की लंबाई और भार ज़्यादा है। तो देखिए जो बालक हैं उनकी लंबाई क्या है, 161.8 सेंटीमीटर, और वहीं पर बालिकाओं की लंबाई क्या होगी, बालिकाओं की लंबाई होगी 151.8 सेंटीमीटर। मतलब हमें कितना अंतर देखने को मिल रहा है, हमें 10 सेंटीमीटर का यहाँ पर अंतर देखने को मिला बालक और बालिकाओं की लंबाई में। नेक्स्ट क्या है, भार। अब देखिए भार क्या है, जैसे लंबाई यहाँ पर बालकों की ज़्यादा है, बालिकाओं की कम है, वैसे ही भार यहाँ पर बालकों का ज़्यादा रहेगा और बालिकाओं का कम। तो 63 किलोग्राम जो वजन है वो बालकों का, मेल का, और जो 53 किलोग्राम है वो फीमेल का। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी आपको 10 kg का अंतर देखने को मिला। भार जो है वो जो है, बालक हैं, जो बालकों का भार बाल्यावस्था में जितना था उससे बढ़कर 63 किलोग्राम हो जाता है, और वहीं पर बालिकाओं का भार 53 किलोग्राम हो जाता है। नेक्स्ट हड्डियाँ। देखिए हड्डियों के बारे में हमने चर्चा करी थी ना कि जो शैशवावस्था में बालकों की हड्डियाँ कितनी होती हैं, 270 होती हैं। जन्म के समय जो बालक हैं उनके हड्डियों की संख्या 270 होती है। लेकिन वहीं पर बाल्यावस्था में जब बच्चा पहुंचता है तो बाल्यावस्था में जो बालक बालिकाएं हैं उनकी हड्डियों में मजबूती आ जाती है, मजबूती आनी स्टार्ट हो जाती है। जो कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं इनकी मदद से जो हड्डियां हैं वो मजबूत होने लगती हैं। मैंने बताया था, इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं उनकी हड्डियों में लचीलापन पाया जाता है। लेकिन वैसे ही फिर वही बच्चे जब बाल्यावस्था में पहुंचते हैं तब क्या होता है, तब उनकी हड्डियां मजबूत होने लगती हैं।
फिर वही बच्चे जब किशोरावस्था में पहुँचे तो उनकी जो हड्डियों की संख्या है वो 350 से घटकर 206 हो जाती है। एक स्वस्थ मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। तो किशोरावस्था में हमारा संपूर्ण विकास हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर आकर हड्डियों की संख्या जो है वो 206 हो जाती है। नेक्स्ट, मांसपेशियाँ। मांसपेशियों का भार। मांसपेशियों का भार कैसे होता है? देखिए, जो संपूर्ण भार है, हमारे जो बॉडी का संपूर्ण वेट है, जो पूरा वेट है, उस भार का 43%। मतलब कैसे? जैसे आपका वेट है 100 kg, ठीक है, मान लीजिए आपका वेट है 100 kg, तो जो मांसपेशियां हैं उनका भार कितना होगा? उनका भार होगा 43 kg। मतलब जो हमारा टोटल वेट है उसका 43% जो है वो हमारी मांसपेशियों का भार होता है। नेक्स्ट क्या है? धड़कन। अब धड़कन के बारे में भी हमने चर्चा करी थी ना कि 85 बार पर मिनट, 150 बार पर मिनट। लेकिन यहाँ पर जब किशोरावस्था में पहुँचा बालक, जब किशोरावस्था में बच्चा आया है, जब बालक किशोर हुआ है, तब क्या होता है? तब उसकी जो धड़कन है वो 1 मिनट में 72 बार, और जो कि अनियमित नहीं, नियमित। शैशवावस्था में क्या था कि जो बालक की धड़कन थी वो अनियमित थी, मतलब हम उसे काउंट नहीं कर सकते थे कि 1 मिनट में कितनी बार धड़क रही है। काउंट कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। लेकिन हमने अध्ययन कैसे किया? जो उस समय में जो हमने उसका औसत था वो निकाला कि कितनी बार ज़्यादा धड़क रही है, तो हमने उसका अध्ययन किया। लेकिन यहीं पर जब किशोरावस्था में आया तो जो बालक है, किशोर है, उसकी धड़कन कितनी हो गई? 72 बार पर मिनट, 72 बार पर मिनट, 1 मिनट में 72 बार। अब नेक्स्ट क्या है? दांत। देखिए, प्रज्ञादंत। दांत के आगे कुछ लिख रखा है ना यहाँ पे, प्रज्ञादंत। प्रज्ञादंत क्या होता है? देखिए, प्रज्ञादंत मतलब ये होता है, जो प्रज्ञादंत दांत हैं वो हमारे किशोरावस्था में निकलते हैं। अब प्रज्ञादंत क्या होते हैं? आपने सुना होगा ना कि लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं जैसे कि हमारी अक्ल की दाढ़ निकल रही है। अक्ल की दाढ़ क्या होती है? वही होती है प्रज्ञादंत दांत। जो हमारे अक्ल के दांत होते हैं, अक्ल की दाढ़ होती है, वो होती है प्रज्ञादंत दांत। क्योंकि बाकी जो स्थायी दांत है वो किशोरावस्था में प्रवेश से पूर्व ही निकल जाते हैं। बाल्यावस्था के अंत तक जो हैं वो हमारे सारे स्थायी दांत निकल आते हैं। 28 जो स्थायी दांत है वो हमारे बाल्यावस्था के अंत तक निकल आते हैं। लेकिन जो प्रज्ञादंत दांत हैं उनका निकलने का समय जो है वो किशोरावस्था है। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं के प्रज्ञादंत दांत निकलते हैं, तो इसीलिए बच्चे कहते हैं कि हमारी अक्ल की दाढ़ निकल रही है। अब ऐसा नहीं है कि अक्ल की दाढ़ निकलने से पहले हमारे पास अक्ल ही नहीं थी। उसको मतलब नॉर्मल वे में सभी लोग कह देते हैं कि हाँ अक्ल की दाढ़ निकल रही, लेकिन साइंटिफिक नेम उसका क्या है कि प्रज्ञादंत दांत। जो प्रज्ञादंत दांत हैं उनका निकलना किशोरावस्था में प्रारंभ होता है। देखिए, आज हमारी जो सारी स्टेजेस हैं वो सारी स्टेजेस कंप्लीट हो गई हैं। जो बाल विकास, जो हमारा विकास, जो हमारी पहली यूनिट थी डेवलपमेंट, उसका जो अंत है वो आज हुआ है। आज हमारा जो यूनिट है फर्स्ट वो कंप्लीट हो गई है। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि मैं यूनिट कंप्लीट होने के बाद आपको क्वेश्चंस कराती रहूँगी। तो अभी हमारा अगर किशोरावस्था में कुछ भी बचा होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर तीनों अवस्था में कुछ भी अगर रह गया है, मुझसे छूट गया है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन और मैं खुद भी देख लूँगी कि अगर आपका कोई भी टॉपिक इसमें रह गया हो, इस यूनिट में कोई भी टॉपिक छूट गया हो मुझसे गलती से, तो वो मैं कवर कर लूँ। फिर उसके बाद अब आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन करनी है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है फर्स्ट यूनिट की, कि फर्स्ट यूनिट का जो टेस्ट है वो अब हम कराने वाले हैं। तो इसीलिए अब आपको आगे की वीडियोस मिस नहीं करनी है। अगर आपने पिछली वीडियोस भी मिस करी हैं तो वो आपको दोबारा देख लेनी है, अपना नोट सही से बना लेने हैं, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज़ है, जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊंगी वो सारे आपके पिछले दिनों में मैंने आपको जो भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड होगा। तो इसीलिए टेस्ट सीरीज के लिए आप बने रहिए ग्रेट मंत्रा के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।